This is the second part from the chapter US Hegemony in World Politics. In this we are going to cover all the important questions for your board exam. इसमें हम जो भी टॉपिक कवर करने वाले हैं वो सारे ही आपके बोर्ड पेपर के लिए बहुत ज़रूरी हैं. The first one is 9/11 and the global war on terror. इस जो एक हिस्टोरिकल इंसिडेंट रहा है, ये सबसे सीवियर आपके टेररिस्ट अटैक माना जाता है. इसकी हम डिटेल्स देखेंगे. अगेन वी विल फ्रेम द आंसर इन द फॉर्म ऑफ पॉइंट्स. फर्स्ट पॉइंट, ऑन 11 September 2001, 19 hijackers hailing from a number of Arab countries took control of 4 American commercial aircraft shortly after takeoff and flew them into important buildings in the US. 11 September 2001 को 19 हाईजैकर्स थे जिन्होंने की 4 प्लेन्स अमेरिकन कमर्शियल एयरक्राफ्ट के हाईजैक कर लिए थे. आई जस्ट विश आपको हाईजैक का मीनिंग पता हो. One airliner each crashed into the north and south towers of World Trade Center in New York. World Trade Center जो कि काफ़ी बड़ी बिल्डिंग थी और काफ़ी सारे thousands of people were inside at that time, उसको उन्होंने उस पर क्रैश करवा दिया. Third aircraft crashed into the Pentagon building in Arlington, Virginia, where the US Defense Department is headquartered. And the fourth one, bound for the Capitol building of the US Congress, came down in a field in Pennsylvania. ये जो टेररिस्ट अटैक था बहुत ही सीवियर था और इसको हमने आज हम पहचानते हैं, इसको नाम दिया है हमने, वी कॉल इट एज 9/11. 9/11 अटैक ऑन US. It nearly killed around 3,000 persons. इतना लार्ज स्केल पे इसने डिस्ट्रक्शन किया था. पूरा हम बोल सकते हैं यूएसए ही नहीं, पूरा वर्ल्ड एक तरह से सेटबैक में था. बहुत ज़्यादा लॉस हुआ था लाइफ का भी, एंड एट द सेम टाइम यूएस पूरी तरह से, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो हेजेमनी की बात करें वो भी पूरी तरह से हिल गया था. इसी की डिटेल हम देखते हैं कि इसका जो काउंटर अब जो यूएस ने किया वो इसका सेकेंड पार्ट का आंसर आएगा. Now after this one question comes related with the same, जो कि आपके शॉर्ट क्वेश्चंस में आता है. What was Operation Enduring Freedom? ये ध्यान रखिएगा, What was Operation Enduring Freedom? अब ये डायरेक्ट रिस्पॉन्स था 9/11 अटैक का, कि किस तरह से यूएस ने इसके बाद बहुत स्ट्रिक्ट स्टेप लिए. जहाँ भी उन्हें पता चलता था कि टेररिस्ट है, इससे रिलेटेड है, उनका कोई रिलेशन है, उनका कोई इन्वॉल्वमेंट रहा है, तो वो सीधे जाकर के उनको अरेस्ट कर लेते थे एंड डिटेन और सीक्रेट प्रिजन में रखते थे. एक बहुत लार्ज स्केल पे इनका ऑपरेशन चला था एंड्यूरिंग फ्रीडम. इट वाज रिस्पॉन्स अगेंस्ट 9/11 अटैक टू अरेस्ट ऑल दोज हु वर सस्पेक्टेड टू बी बिहाइंड द अटैक. जहाँ से भी इंफॉर्मेशन मिलती थी उनको वो सस्पेक्ट मानते थे और उनको अरेस्ट कर लिया जाता था. द यूएस अरेस्टेड द पर्सन्स ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड दे वर ट्रांसपोर्टेड एंड डिटेन इन सीक्रेट प्रिजन. The US forces made arrests all over the world, often without the knowledge of the government of the persons being arrested. यानी कि वहाँ की गवर्नमेंट की इंफॉर्मेशन में था कि नहीं, लेकिन यूएस जो था वो डिटरमाइंड था कि जिन टेररिस्ट ग्रुप्स ने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है उनको पनिशमेंट, सीवियर पनिशमेंट मिलना चाहिए. They wanted to reach to the root of it. Even the UN representatives were not allowed to meet these prisoners. यानी कि जो ये प्रिजनर्स थे इनसे किसी को भी मिलना अलाउ नहीं था. इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है द इराक इन्वेशन. ऑन 19 March 2003 द यूएस लॉन्च इट्स इन्वेशन ऑफ इराक अंडर द कोड नेम ऑपरेशन इराकी फ्रीडम. ये भी आपके एक शॉर्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन इराकी फ्रीडम. कब हुआ था ये? 19 March 2003 को. More than 40 other countries joined in the US-led coalition of the willing. Coalition यानी जुड़ना, join होना. Willing means जिन की इच्छा है वो सब जुड़ करके इसमें एक साथ आए थे. After the UN refused to give its mandate to the invasion. अब यहाँ पे भी ध्यान देने वाली बात है कि यूनाइटेड नेशन ने मैंडेट यानी कि परमिशन नहीं दी थी, लेकिन इसके बावजूद ये सारे कंट्रीज एक साथ आए थे ऑपरेशन इराकी फ्रीडम में. और इन्होंने एक तरह से ये हम कह सकते हैं कि इराक को रिस्पॉन्सिबल माना था कि वो WMD यानी कि वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन वो बना रहा था.
और उसके अगेंस्ट उन्होंने ये इराक पे अटैक किया था, इन्वेशन किया था. इट इज सेड दैट द इन्वेशन वाज मोटिवेटेड बाय अदर ऑब्जेक्टिव्स such as controlling Iraqi oil fields and installing a regime friendly to the US. ये भी एक ब्लेम लगाया जाता है कि जो मेन ऑब्जेक्टिव था, पर्पस था इन्वेशन का, अटैक का, वो कुछ और था, क्योंकि इराक में काफ़ी सारे ऑयल फील्ड्स थे. Although the government of Saddam Hussein fell swiftly, the US has not been able to pacify Iraq. Pacify यानी शांत करना. Instead, a full-fledged insurgency against US occupation was ignited in Iraq. While the US has lost over 3,000 military personnel in the war, Iraqi casualties are very much higher. काफ़ी सारे इसमें इराकी सिविलियंस जो थे उनकी डेथ हुई, काफ़ी सारा इराक को इसमें नुकसान हुआ था. दैट वाज द इराक इन्वेशन. नाउ स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर. हेजेमनी एज हार्ड पावर, स्ट्रक्चरल पावर एंड सॉफ्ट पावर. ये अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा तो कंबाइंड तीनों तरह से आ सकता है एज ऑल द थ्री पावर्स, और हो भी सकता है कि किसी एक पार्ट में आपको ये पूछा जाए, या डिस्क्राइब हेजेमनी एज हार्ड पावर या सॉफ्ट पावर. तो इसको आप बहुत अच्छे से लर्न करेंगे, प्रिपेयर करेंगे एग्जाम के लिए, एंड इट इज़ वेरी कॉमनली आस्क्ड इन एग्जाम. ये आप देखेंगे बोर्ड सैम्पल पेपर्स में फ्रीक्वेंटली अकर्ड क्वेश्चन है इस चैप्टर में से, मोस्ट इंपॉर्टेंट वन. व्हाट आर द डिफरेंट नेचर्स ऑफ हेजेमनी, एक्सप्लेन. ठीक है, इसके थ्री पार्ट्स हैं, हमने देख ही लिया. पॉइंट वाइज हम डिस्कस कर लेते हैं, नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3. सबसे फर्स्ट है हमारा हेजेमनी एज हार्ड पावर. हार्ड है यानी कि बहुत स्ट्रांग. तो यहाँ ध्यान रखिएगा, यहाँ पे किससे रिलेटेड आता है, मिलिट्री कैपेबिलिटी, यानी कि आर्मामेंट्स में, मिलिट्री में, मिलिट्री एक्सपेंडिचर में, अपने कंट्री को सेव करने में, टेक्नोलॉजी में. ये जो मिलिट्री डोमिनेंस यूएस रखता है, यूनाइटेड स्टेट्स, पूरे वर्ल्ड में, ये कोई और कंट्री नहीं रखता है. इसलिए हम यहाँ पे डिस्क्राइब करते हैं हेजेमनी एज हार्ड पावर, और वो क्या है, इट इज़ रिलेटेड विथ मिलिट्री. ठीक है, क्योंकि मिलिट्री कैपेबिलिटी किसी भी और कंट्री की इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है. इतना ज़्यादा एक्सपेंडिचर यानी कि एक्सपेंस, फाइनेंशियल जो इनपुट है मिलिट्री में, उतना और किसी भी कंट्री का वर्ल्ड में नहीं है. और इसी तरह से हम देखते हैं आर्मामेंट्स, जितने भी आर्मामेंट्स होते हैं यानी कि हथियार, उसमें भी चाहे वो न्यूक्लियर वेपन हो चाहे किसी भी तरह के वेपन हो, उसमें भी सबसे ज़्यादा डोमिनेंस रखता है द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. नाउ द सेकेंड टाइप ऑफ हेजेमनी इज स्ट्रक्चरल पावर. इट इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम द फर्स्ट वन. स्ट्रक्चर यानी कि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर. यहाँ हम इकोनॉमिक को डोमिनेंट फैक्टर मानते हैं, इकोनॉमिक्स यानी कि रिलेटेड विथ मनी. It is based on economic factors of world dominated by the hegemonic power. यानी कि इनडायरेक्टली हम बोल सकते हैं कि जो ग्लोबल मार्केट है उसमें पूरा का पूरा किसका कब्जा है, द यूनाइटेड स्टेट्स का. द ग्लोबल स्ट्रक्चर टू एस्टैब्लिश सर्टेन नॉर्म्स फॉर ऑर्डर, यूएस हैज सेट अप ब्रिटेन वुड्स सिस्टम. US hegemony has provided the global public goods to be consumed by one person without reducing the amount available for someone else. ठीक है, यानी कि इसमें हम ये रिफ्लेक्ट करते हैं कि पूरे वर्ल्ड का जो मार्केट है वो ना कहीं आपने ये चीज़ भी देखी होगी कि जो US इकोनॉमी है वो डॉलर से होती है, और पूरे वर्ल्ड का भी उससे रिलेट किया जाता है. जो इकोनॉमिक्स में हम इम्पॉर्टेंट पार्ट पढ़ते हैं कि कहीं ना कहीं डॉलर डोमिनेट करता है, और वो डॉलर कहाँ की करेंसी है, यूनाइटेड स्टेट्स की. अनदर एग्जाम्पल ऑफ दिस इज इंटरनेट. इट इज सीन टुडे एज टेकिंग द वर्चुअल वर्ल्ड और द वर्ल्ड वाइड वेब पॉसिबल. इंटरनेट से, इंटरनेट ही नहीं, इसमें माइक्रोसॉफ्ट भी ले सकते हैं, और बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आप ले सकते हैं इन द एरियाज ऑफ टेक्नोलॉजी, जहाँ की यूएस शेयर जो है वो काफ़ी ज़्यादा है. यहाँ पे हम ये भी आपको एक डेटा पता होना चाहिए, इकोनॉमी रिमेन्स एन एनॉर्मस 28% ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी. यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमी का 28% शेयर है वो यूनाइटेड स्टेट्स ने कब्जा कर रखा है. ऑल्सो इट अकाउंट्स फॉर 15% ऑफ वर्ल्ड ट्रेड. ठीक है, यानी कि इतना बड़ा सेक्टर जो है इकोनॉमी का वो कहाँ से डोमिनेट होता है,
यूनाइटेड स्टेट्स का। इसमें आप ले सकते हैं कि टेक्नोलॉजी ले सकते हैं, इकोनॉमिक्स ले सकते हैं, फ्री ट्रेड ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये कहाँ डोमिनेट हो रही है, यूनाइटेड स्टेट्स से। नाउ द नेक्स्ट वन इज थर्ड वन, जो कि है हमारा हेजेमनी एज सॉफ्ट पावर। नाउ इन दिस वी इंक्लूड ऑल द पॉइंट्स रिलेटेड विद कल्चरल डायमेंशन, यानी कि ऑल ओवर द वर्ल्ड ऑल्सो वी सी द डोमिनेंस ऑफ culture that we normally see from the United States। जो यूनाइटेड स्टेट्स का कल्चर है वो कहीं ना कहीं पूरे वर्ल्ड में रिफ्लेक्ट होता है, रिफ्लेक्ट करता है। इसका बेस्ट एग्जांपल मिलता है आपको ब्लू जीन्स। ब्लू जीन्स इज कॉमनली seen in the market, in the society, everywhere wherever we go. Young men and women often spend over years salary to buy blue jeans from foreign tourists on the black market। ठीक है, तो ये भी एक एग्जांपल है किस तरह से यूएस कल्चर पूरे वर्ल्ड को डोमिनेट करता है। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है कॉन्स्टेंट्स ऑन अमेरिकन पावर। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्स्टेंट? कॉन्स्टेंट का मतलब होता है बैरियर्स। ठीक है, क्या रुकावटें हैं कि अमेरिकन पावर को बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ें कंट्रोल कर रही हैं, और ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। और वो क्या चीज़ें हैं जो कि एक तरह से रुकावटें बनी हुई हैं कि बहुत ज़्यादा यूएस हेजेमनी ना बढ़े, कॉन्स्टेंट्स हैं उसको रोक रही हैं। क्या क्या है? द बिगेस्ट कॉन्स्टेंट्स टू अमेरिकन हेजेमनी लाई विद इन द हार्ट ऑफ हेजेमनी इट्सेल्फ। यानी कि वी कैन आइडेंटिफाई थ्री कॉन्स्टेंट है। एक तो ये खुद ही है हेजेमनी इसके लिए। ठीक है, none of these constants seem to operate in the years following 9/11. It now appears that all three of these constants are slowly beginning to operate again. ये धीरे धीरे हम समझते जा रहे हैं कि क्या कांस्टेंट है, क्या रुकावटें हैं। US has been a hegemonic power, still it experiences some constants। ठीक है, open nature of American society, presence of only one organization in the international system to moderate the exercise of American power, that is NATO, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। फर्स्ट कांस्टेंट है आपका इंस्टीट्यूशनल आर्किटेक्चर ऑफ अमेरिकन स्टेट इटसेल्फ। किस तरह से थ्री ब्रांचेस जो गवर्नमेंट की हैं वो अलग अलग उस पर कांस्टेंट यानी कि ब्रेक लगाते रहते हैं। इमॉडरेट एक्सरसाइज ऑफ अमेरिकाज मिलिट्री पावर और बाय द एग्जीक्यूटिव ब्रांच, खुद ही वो अपने आप इसको कंट्रोल करते रहते हैं। सेकेंड कांस्टेंट है अमेरिकन पावर पे domestic in nature, stems from the open nature of American society. The American mass media may from time to time impose or promote a particular perspective, domestic public opinion in the US. Third constant है, that is the most important one. There is one organization in the international system that could possibly moderate the exercise of American power today, and that is the NATO, North Atlantic Treaty Organization। तो फर्स्ट वाला कौन सा हो गया? इंस्टीट्यूशनल आर्किटेक्चर है अमेरिका का। दूसरा वाला है जिसे हम मीडिया भी कह सकते हैं, और नंबर 3 है आपका NATO, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, यू हैव टू डिस्क्राइब इंडियाज रिलेशन विद द यूएस, कि इंडिया का रिलेशन कैसा रहा यूनाइटेड स्टेट्स के साथ। ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर ईयर्स, इंडियाज क्लोजेस्ट फ्रेंडशिप ड्यूरिंग दोज ईयर्स वाज विद द सोवियत यूनियन। यानी कि शुरू से ही जो सोवियत यूनियन रहा है वो इंडिया का, आज भी आप जानते होंगे कि रशिया इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड, हैज़ बीन अ वेरी गुड फ्रेंड। रशिया ने कई बार हेल्प भी की है, और जब भी क्राइसिस का टाइम रहा है तो रशिया हमेशा इंडिया के साथ खड़ा रहा है। तो शुरू से ही सोवियत यूनियन के साथ इंडिया की बहुत अच्छी फ्रेंडशिप रही है। आफ्टर द कोलैप्स ऑफ सोवियत यूनियन, इंडिया डिसाइडेड टू लिबरलाइज इट इकोनॉमी एंड इंटीग्रेट इट विद ग्लोबल इकोनॉमी। यानी कि जब कोलैप्स हो गया, डिसइंटीग्रेट हो गया था सोवियत यूनियन, तो इंडिया ने अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में सोचा। यूएस ऑल्सो फाउंड इंडिया एन अट्रैक्टिव इकोनॉमिक पार्टनर ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल डायमेंशन एंड द रोल ऑफ इंडियन अमेरिकन डायस्पोरा। साथ साथ में हमने ये भी देखा कि यूएस को यहाँ से बहुत अच्छी मैन पावर भी मिलती है और मार्केट भी मिलता है, एंड एट द सेम टाइम इंडिया से बहुत अच्छे रॉ मटेरियल्स भी मिलते हैं। यहाँ इंडिया इज रिच इन मिनरल्स एंड एग्रीकल्चर, ये आपको पता ही है। इंडिया नीड्स एन अप्रोप्रिएट मिक्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी स्ट्रेटेजीज टू डील विद द यूएस। यानी कि इंडिया एक तरह से बैलेंस करता आया है अपना फ्रेंडशिप, अपने रिलेशनशिप को यूएस के साथ,
क्योंकि उसे बहुत ज़रूरी था ग्रो करना, और साथ साथ में इकोनॉमी ग्रो करना, और साथ साथ में एक अच्छा हेल्दी रिलेशनशिप बना करके रखना अमेरिका के साथ। इसमें कुछ पॉइंट्स हैं। यूएस एब्जॉर्ब्स अबाउट 65% ऑफ इंडियाज टोटल एक्सपोर्ट्स इन द सॉफ्टवेयर सेक्टर। 35% of technical staff of Boeing is estimated to be of Indian origin. 3 lakh Indians work in Silicon Valley. 15% of high-tech startups are by Indian Americans. Now next question comes, how can hegemony be overcome? How long will hegemony last? How do we get beyond hegemony? These become, for obvious reasons, some of the burning questions of our time. हमारे पास काफ़ी इन्फॉर्मेशन आती है जिससे हमें पता चलता है कि हम हेजेमनी को कैसे ओवरकम कर सकते हैं। इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स वेरी फ्यू फैक्टर्स फॉर्मली कर्टेल यानी कट डाउन करना द एक्सरसाइज ऑफ मिलिट्री पावर बाय एनी कंट्री। देयर इज नो वर्ल्ड गवर्नमेंट लाइक द गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री। एज वी शिल सी इन चैप्टर 6 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, हमारे चैप्टर में हम पढ़ेंगे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस किस तरह से काम करते हैं। The international politics is politics without government. There are some rules and norms called the laws of war that restrict but do not prohibit. Prohibit यानी रोकना, war. Restrictions तो होते हैं कंट्रीज पे, लेकिन फिर भी हमने देखा है कि 2 वर्ल्ड वॉर हो चुकी हैं, न्यूक्लियर बॉम्ब यूज हो चुकी हैं। Few states will entrust their security to international law alone. बहुत कम ऐसे कंट्रीज हैं जो कि इंटरनेशनल लॉ हैं, जो चाहे वो आर्मामेंट से जुड़े हो, मिलिट्री से जुड़े हो, या वॉर से जुड़े हो, उन्हें फॉलो करते हैं। इन शॉर्ट टर्म वी मस्ट रिकग्नाइज दैट नो सिंगल पावर इज एनीवेयर नियर बैलेंसिंग द यूएस मिलिट्री। ये हमने पढ़ा है हार्ड पावर में कि कोई भी कंट्री यूएस मिलिट्री को वो उसके एट द पावर, मतलब उसके बराबर का नहीं है, काफ़ी पीछे सारे कंट्रीज। US is even less likely given the differences that exist among big countries like China, India and Russia that have the potential to challenge the US hegemony. अब आपके नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज बैंडवैगन स्ट्रेटेजी? Instead of engaging in activities opposed to the hegemonic power, it may be advisable to extract benefits by operating within the hegemonic system. ये है बैंडवैगन स्ट्रेटेजी। सिंपल वर्ड्स में हम समझे तो बैंडवैगन स्ट्रेटेजी का मतलब है कि हम ऐसी किसी एक्टिविटी में एंगेज हो जो कि अपोज करे हेजेमनिक पावर को, जैसे यूनाइटेड स्टेट है। इससे ज़्यादा ये सलाह दी जाती है कि हम उसके साथ अच्छा रिलेशन रख के अपने बेनिफिट को फुलफिल कर पाए। ठीक है, द बेस्ट वे टू रेजिस्ट हेजेमनी इज टू वर्क विथ अदर देन अगेंस्ट द हेजेमनी। सो इट इज़ बेटर टू मेंटेन अ गुड हेल्दी friendly relationship with the United States. Another strategy open to states is to hide. This implies staying as far removed from the dominant power as possible. There are many examples of this behavior. China, Russia, EU, the European Union, all of them in different ways are seeking to stay below the radar, as it were, and not overly and unduly antagonize the US. However, this would not seem to be valuable for the big second-rank powers for very long. While it may be an attractive, viable policy for small states, it is hard to imagine mega states like China, India, and Russia, or huge agglomerations such as the EU, being able to hide for any substantial length of time. Some people believe that resistance to American hegemony may not come from other states, which, as we have seen, are powerless to confront the US today, but rather from non-state actors. These challenges to American hegemony will emerge in the economic and cultural realms and will come from a combination of non-governmental organizations, social movements, and public opinion. It may arise from sections of media, intellectuals, artists, and writers. These various actors may well form links across national boundaries, including with Americans, to criticize and resist US politics. In this global scenario, we are all neighbors of the village of headmen.
If the behavior of the headman becomes intolerable, we will not have the option of leaving the village, because this is the only world we know and the only place we live. So resistance will then be the only option available. ये global